नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति की और भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए वो सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो में हम देखेंगे जो आपके आने वाले आरओ और यूपी पेट के लिए भी लाभदायक होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम आपको फैक्चुअल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी कराने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि जो भारत देश है उस पूरे भारत देश का प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति। वह भारत के प्रथम नागरिक हैं। तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक होता है और देश की एकजुटता, एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में भी होता है। आगे देख लेते हैं। वह भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल के साथ साथ केंद्रीय कार्यकारिणी का भी हिस्सा है। तो वह भारत का एक कार्यकारिणी का भी हिस्सा है, क्योंकि भारत की जो संसद होती है उसका एक अभिन्न हिस्सा होता है राष्ट्रपति। याद रखिएगा, भारत की संसद का अभिन्न हिस्सा क्या होता है? राष्ट्रपति। पहले में, दूसरे में राज्यसभा, दूसरे में और तीसरे में लोकसभा। तो तीन प्रकार ये जब तीनों मिल जाते हैं तब संसद का निर्माण होता है। आइए अब देख लेते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई सीधा चुनाव नहीं होता, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव नहीं किया जाता। एक निर्वाचक मंडल उसका चुनाव करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित प्रकार के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो देख लेते हैं कहाँ के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। यह आरओ और यूपी पीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। तो पहला तो लोकसभा और राज्यसभाओं के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं वो कहाँ के? लोकसभा के और राज्यसभा के। दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, यानी कि विधान परिषदों की भूमिका इसमें नहीं है, सिर्फ विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तीसरा है दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में तीन प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। पहला लोकसभा और राज्यसभा, दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य और तीसरा है दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य। चलिए आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता। तो निम्नलिखित लोगों का समूह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं है। वो कौन कौन है? पहला है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, जिसमें 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि वो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग चलता है तब वो भाग लेते हैं, लेकिन चुनाव में ये भाग नहीं लेते। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, लेकिन अब इस संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है क्योंकि 2 आंग्ल भारतीयों को इसमें मनोनीत किया जाता था, अब इसको हटा दिया गया है। और द्विसदनीय विधानमंडलों में विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों, यानी कि द्विसदनीय विधानमंडलों में विधान परिषदों के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के मनोनीत सदस्य। तो कुल मिलाकर यदि हम याद रखें तो इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं और साथ ही साथ विधान परिषदों के भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी क्या प्रावधान है। एक बार राष्ट्रपति चुन जाने के बाद वह 5 साल तक पद पर रहता है। वह 5 साल पूरे होने के बाद भी पद पर बैठे रहते हैं, क्योंकि तब तक कोई नया चुनाव नहीं हुआ है या कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया है। वह दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है। तो अगले वह 5 साल पूरे होने के बाद भी पद पर बना रहता है, क्योंकि
जब तक कोई नया उत्तराधिकारी उसका नहीं चुनकर वहाँ पर पहुँच जाता तब तक वह उस पद पर आसीन रहता है। यह इसमें कहने का अर्थ है इसका। अगला है वह दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है और उसके दोबारा चुने जाने पर कोई सीमा नहीं है, यानी कि कितनी भी बार भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 2 पंचवर्षीय, यानी कि वहाँ 4 साल का होता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो 2 बार यदि 4-4 साल का वह राष्ट्रपति बन गया, टोटल 8 साल, तो फिर दोबारा उसे राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। ये अमेरिका में प्रावधान है। चलिए आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं। तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं ये देख लेते हैं। पहला तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की शर्तों को पूरा करना चाहिए। पहला, वो उसे भारत का नागरिक। दूसरा, 35 साल की उम्र। तीसरा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा है उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद नहीं होने चाहिए। तो ये राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं जो 4 प्रकार से फुलफिल करनी चाहिए राष्ट्रपति जी को। आइए बढ़ते हैं राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तों की ओर कि क्या राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। पहला, वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य रहा है तो उसे कार्यालय में राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले दिन ही सीट खाली कर देनी चाहिए, यानी कि जब ही वह राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाता है तब उसको राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के रूप में हट जाना चाहिए, यानी कि वहाँ से अपनी सीट खाली कर देनी चाहिए। अगला है वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा है उसके या उनके निवास के लिए राष्ट्रपति भवन उन्हें बिना किराए के भुगतान के उपलब्ध कराया जाता है। यह राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें हैं कि उनके निःशुल्क उनको राष्ट्रपति भवन उपलब्ध कराया जाता है। अगला है संसद उसकी परिलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार तय करती है। संसद उसके कार्यकाल के दौरान उसकी परिलब्धियों और भत्तों को कम नहीं कर सकती, यानी कि संसद उसके कार्यकाल के दौरान उसका कोई भी भत्ता कम नहीं कर सकती। उसको जितना वेतन मिलता है राष्ट्रपति को वो पूरा मिलता है, इस पर कोई कटौती नहीं हो सकती किसी भी प्रकार की आपदा आने पर। अगला है उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से छूट दी गई है, यहाँ तक कि उसके व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी उसे लगभग कुछ समय पहले सूचना देना होता है, उसके बाद ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला है राष्ट्रपति की गिरफ्तारी या कारावास नहीं हो सकता। उसके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए केवल सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, वह भी 2 महीने पूर्व की सूचना के बाद, यानी कि यदि उसे कोई भी गिरफ्तार करना है तो 2 महीने उसे पहले सूचना करने होगा, उसके बाद राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने की एकमात्र शर्त क्या है, संविधान का उल्लंघन, और कोई भी ऐसी शर्त नहीं है जिस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। एक ही शर्त है, वो है संविधान का उल्लंघन। आइए नोट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन की कोई सीमा या परिभाषा नहीं है। महाभियोग के आरोप शुरू करने के लिए लोकसभा को पहले सदन में के रूप में लिया है। हालांकि राज्यसभा भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोप शुरू कर सकती है। अगला है क्या राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो हाँ, उसका कार्यकाल निम्नलिखित तरीकों से रिक्त हो सकता है। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे उसका पद खाली हो सकता है। पहला, जब भारत के राष्ट्रपति कार्यालय में अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। दूसरा, यदि राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे देता है। तीसरा, यदि लोकसभा राज्यसभा महाभियोग का आरोप लगाती है और वह वैध साबित होता है तो उसे हटा दिया जाता है। चौथा,
अगर उसकी ऑफिस में ही मृत्यु हो जाए, यानी कि उसके कार्यकाल के ही दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, तो राष्ट्रपति का पद फिर खाली हो जाता है। पांचवा, अगर सुप्रीम कोर्ट उनके चुनाव को अवैध घोषित कर देता है तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तो ये सभी 5 पहलू हैं जिनके कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करता है यदि बाद वाले का कार्यालय कार्यकाल की समाप्ति को छोड़कर ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में रिक्त हो जाता है। राष्ट्रपति अधिनियम 1969 के अनुसार, देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यूपीआरओ के लिए, राष्ट्रपति अधिनियम 1969, यदि राष्ट्रपति का कार्यालय भी रिक्त है, यदि उपराष्ट्रपति का कार्यालय भी रिक्त है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक। यानी कि पहले तो यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा, और यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ये पद संभालेगा। आइए राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्यकारी कार्रवाई उसके नाम पर की जाती है। तो जो राष्ट्रपति के नाम पर संधियां की जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधियां की जाती हैं, समझौते होते हैं, वो मुख्यतः राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह केंद्र सरकार के व्यवसाय के लेन देन को सरल बनाने के लिए नियम भी बना सकता है, उसके बाद और नहीं भी बना सकता है। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। वह अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक भी निर्धारित करता है। तो राष्ट्रपति जी चाहे तो अटॉर्नी जनरल का वेतन कितना भी कर सकते हैं, यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। आइए अगला पॉइंट है, वह निम्नलिखित लोगों को नियुक्त करता है। देख लेते हैं राष्ट्रपति कौन कौन से लोगों को नियुक्त करता है, अपॉइंट। तो पहला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है लेकिन इनको हटा नहीं सकता। ये इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है कि इनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है लेकिन हटा नहीं सकता। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, उसके बाद राज्य के राज्यपालों की भी नियुक्त करता है। उसके बाद भारत के वित्त आयोग के अध्यक्षों की भी नियुक्त करता है राष्ट्रपति। पांचवा है, वह केंद्र सरकार से प्रशासनिक जानकारी चाहते हैं कि आगे देख लेते हैं। वह प्रधानमंत्री से अपेक्षा करता है कि वह मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई भी मामला प्रस्तुत करे जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो। तो ऐसे मामले को वह अपेक्षा करता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। अगला है, वह राष्ट्रीय आयोगों की नियुक्त करता है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग। इन सभी आयोगों के अध्यक्षों की यह नियुक्ति करता है। आठवां है, वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्त करता है। तो वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्त करता है। वह केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्त करता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और उसके पास अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में शक्तियां हैं। तो राष्ट्रपति किसी भी अनुसूचित क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में घोषित कर सकता है। चलिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा कार्यकारी शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, वह संसद को बुलाता है या स्थगित करता है और लोकसभा को भंग कर देता है। गतिरोध की स्थिति में वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में भारतीय संसद को संबोधित करते हैं। अगला, सीटें खाली होने पर वह लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और राज्यसभा के सभापति उपसभापति की नियुक्ति भी करता है। यह विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसके बाद वह एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है, लेकिन अब इसको संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो 6वां अब हटा दिया गया है, बाकी 5 अभी भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं।
अगला है वह सांसदों की अयोग्यता के प्रश्नों पर भारत के चुनाव आयोग से परामर्श कर सकता है। अगला है वह कुछ प्रकार के विधेयकों को पेश करने की अनुशंसा या अनुमति देता है। वह अध्यादेश प्रख्यापित करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है वह संसद के समक्ष निम्नलिखित रिपोर्ट रखते हैं। किसके? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग, इन सभी के समक्ष इनकी रिपोर्टों को संसद के समक्ष रखते हैं। आइए अगला है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ धन विधेयक पेश करने के लिए उसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक है। तो धन विधेयक यदि पेश करना है संसद में तो राष्ट्रपति की अनुशंसा आवश्यक होती है। वह केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। अनुदान की मांग करने के लिए उसकी अनुशंसा पूर्व शर्त है। भारत की आकस्मिकता निधि उसके नियंत्रण में है, यानी कि भारत की जो आकस्मिकता निधि होती है अनुच्छेद 267 के अनुसार, ये आर्टिकल नंबर है, वो राष्ट्रपति के अधीन होती है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। वह हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है। तो वह हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है। आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। तो मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का दायित्व उन्हीं पर है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का दायित्व राष्ट्रपति पर है। ये न्यायिक शक्तियाँ हैं, यानी कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेता है, हालांकि सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। ये सलाह 143 के तहत ली जाती है, अनुच्छेद 143 के अनुसार। याद रखिएगा, अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है। अगला है अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताता है। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों में 3 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ शामिल हैं। पहला है क्षमादान के साथ ही दोषियों को या दोषियों की दोष सिद्धि और सज़ा दोनों पूरी तरह से दोष मुक्त हो गई, ये क्षमादान में आता है। दूसरा है दोषी की सज़ा की इस प्रकृति के साथ सज़ा में बदलाव किया जा सकता है, तो दूसरे में उसकी प्रकृति में बदलाव किया जा सकता है। तीसरा है माफ़ी से कारावास की अवधि कम हो जाती है, तो तीसरे में उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। चौथा है किसी दोषी की विशेष स्थिति को देखते हुए राहत मूल सज़ा से कम सज़ा दी जाती है। जैसे कि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको फिर जब कोई महिला जैसे प्रेग्नेंट है तो उसको फिर कुछ समय के लिए उसको कठोर सज़ा से बहुत ही नॉर्मल सज़ा दी जाती है। उसके बाद रेप्रिव है। रेप्रिव अस्थायी अवधि के लिए दी गई सज़ा के निष्पादन पर रोक लगाता है। तो रेप्रिव ये इस मेथड में राष्ट्रपति दी गई सज़ा पर रोक लगा देता है। उसके बाद राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियाँ देख लेते हैं। संसद द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौते उनके नाम पर बातचीत और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो राष्ट्रपति की ये शक्तियाँ होती हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं, समझौते होते हैं, वो मुख्यतः राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और मामलों में भारत के प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। वह भारत की रक्षा सेनाओं के कमांडर हैं और वह नियुक्त करता है किसको? सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुखों को वो नियुक्त करता है। अगला है राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति में अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति के पास कोई विधायी शक्तियाँ हैं, तो राष्ट्रपति के पास कई विधायी शक्तियाँ हैं और यह शक्ति उनमें से एक है। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर एक अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार वह तब जारी करता है जब संसद में कोई एक सदन अनुपस्थित होता है और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जारी करता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
अगला है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है। तो जब कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो संसद विधेयक को पारित कर सकती है और विधेयक को अधिनियम बनने से पहले इसे भारतीय राष्ट्रपति के पास उसकी या उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत करना होता है। अगला है यह भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है कि वह या तो विधेयक को अस्वीकार कर दे या विधेयक को वापस कर दे या विधेयक पर अपनी सहमति रोक ले। अगला है विधेयक पर राष्ट्रपति की पसंद को उसकी वीटो शक्ति कहा जाता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार वीटो शक्ति दी गई है। तो 111 कैसे याद रखोगे, जैसे राष्ट्रपति कहता है सिर्फ मैं ही हूँ अकेला एक, तो वीटो शक्ति वहाँ पर राष्ट्रपति कहता है वीटो शक्ति है, इसका मतलब एक। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं जो आपके आने वाले यूपीआरओ और यूपी पेट में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि ये किस रूप में दिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है, वीवी गिरी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वीवी गिरी बहुत ही कम समय पर तक उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन सी या 3 इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है। तो उपराष्ट्रपति पद पर सर्वाधिक समय तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब तक राष्ट्रपति रहे हैं यह तब तक उपराष्ट्रपति रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी वीवी गिरी, याद रखिएगा, यानी कि वीवी गिरी चौथा सही इसका जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई है। तो इसका सही जवाब क्या है, कृष्णकांत, ऑप्शन 2 कृष्णकांत की मृत्यु यह कब जब उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे तभी हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या है, निर्विरोध कौन नहीं चुने गए हैं, के.आर. नारायण। बाकी सारे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे, के.आर. नारायण को निर्विरोध नहीं चुना गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, राष्ट्रपति, चौथा नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? राष्ट्रपति, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो बताइए कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो संसद की संयुक्त बैठक में, गलत। केवल राज्यसभा में, ये भी गलत। केवल लोकसभा में, ये भी गलत। संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प है, उपराष्ट्रपति को, सॉरी यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति, यहाँ पर हमने गलत कर दिया, यहाँ पर उपराष्ट्रपति है। तो ये केवल राज्यसभा में, तो केवल राज्यसभा में राष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से कल नए वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो हमारा कैसा लगा? उम्मीद है आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और आपको यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड कराते रहें और आपकी UPRO UPPCS वाली तैयारी सही तरीके से चलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।